नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है। जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार ने 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले संसद के आगामी सत्र के लिए कई विधेयक अपनी कार्यसूची में शामिल किए हैं, जिन्हें संसद में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले जो विधेयक हैं उसमें परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। संसद के कामकाज पर चर्चा करने के लिए शीतकालीन सत्र में कौन से विधेयक पेश हो सकते हैं, उन पर कैसी चर्चा हो सकती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकसभा सांसद गणेश सिंह जी। गणेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी। रामनारायण जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले बात गणेश जी मैं आपसे करूंगा। गणेश सिंह जी, मुद्दा शीतकालीन सत्र का है। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? शीतकालीन सत्र बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सरकार भी तैयार है। विपक्ष की भूमिका भी मुझे लगता है कि सार्थक रहनी चाहिए और इस सत्र में सचमुच देश की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं और उन विधेयकों को चर्चा के दौरान फिर इसके बाद उसको पारित करने का कार्य है। दरअसल क्या है, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने देश के अंदर हर एक सत्र में संसद के अंदर हमेशा उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए हर एक विषय लाए जाएं और उन पर बृहद चर्चा हो, इसके बाद उसको पारित किया जाए और देश के हित में क्या है क्या नहीं है इस पर ही बहस होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का रवैया पिछले बार जो देखा हम लोगों ने वो बहुत ही नकारात्मक था और असहयोग करने की स्थिति में थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि विपक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और ये सारे विधेयक हम लोग पारित करेंगे राष्ट्र हित में। जी गणेश जी, अगर बात मानसून सत्र की मैं करूं तो मानसून सत्र में एसआईआर को लेकर खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने काफी संसद में हंगामा किया था, काफी व्यवधान पैदा किया था संसद की कार्रवाई में। लेकिन हमने बिहार चुनाव में देखा जिस प्रकार का जनादेश आया है, तो आपको लगता है कि इस शीतकालीन सत्र पे बिहार का जो जनादेश है उसका असर देखने को मिलेगा? वैसे तो देखिए, जो पिछला मानसून सत्र हुआ है उस मानसून सत्र में तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने अपना बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभाया था। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के परिणाम आने के बाद अब विपक्ष को समझ में आ गया कि देश की जनता तो एनडीए और मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुझे लगता है कि अब उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे वो लोग। और इस बार अपना, चूंकि विपक्ष का देखिए काम है विरोध करना, विरोध करें हो, लेकिन सदन में चर्चा के दौरान अपना विपक्ष की बात जो भी रखना है रखें, लेकिन बाहर से और संसद को अंदर से ना चलने देना मुझे लगता है ये लोकतंत्र के साथ गलत है। और भारत के सांसद जो चुनकर के आते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको अपनी बात ना कहने देना मुझे लगता है गलत है। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष का स्वागत हम करते हैं। जितना जिम्मेदारी सदन को चलाने की सत्ता पक्ष की उतना विपक्ष की भी है और दोनों पक्ष मिल करके बैठ करके मुद्दे तय करते हैं और तय करके और बिजनेस कमेटी की बैठक में निर्णय भी होते हैं, तय भी कर लेते हैं। इसके बावजूद बात पे हंगामा करते हैं। मुझे लगता है नकारात्मक स्वभाव विपक्ष को छोड़ना चाहिए, देश के जनता के हित में जनता के फैसले के आधार पर अपना काम करना चाहिए। जी गणेश जी, जो संसद की तरफ से बुलेटिन सामने आया है उसके मुताबिक और जैसी जानकारी किरण रिजिजू जी ने दी उसके मुताबिक परमाणु ऊर्जा संबंधी विधेयक और शिक्षा से संबंधित एक विधेयक शामिल हैं। साथ ही हाईवे का जो मुद्दा है, जो बिल है, वो भी कार्यसूची में शामिल है। ये तीनों मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन तीनों मुद्दों को? ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज हम देख रहे हैं, आज हमारी जो सामरिक ताकत है वो भी हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो नवाचार करके और हम जिस तरह से नेचुरल एनर्जी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार का इसमें बहुत ही सार्थक पहल रही है। उसके परिणाम भी देश देख रहा है। दुनिया के सामने भारत को मुकाबले में खड़ा होना है तो हमें इन सब सारे सवालों को निश्चित तौर पर चर्चा के दौरान, इसमें अगर कोई कमी है तो उस कमी को हम चर्चा के दौरान दूर करने के लिए सरकार से आग्रह कर सकते
सकते हैं और उस जी करना चाहिए। आज जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा जाल पूरे देश में बिछाया गया है, आज जम्मू उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम के सारे राज्यों के अंदर किसी के साथ भेदभाव किए बगैर देश की जरूरत के आधार पर उनको निर्माण किया गया है। उसी से संबंधित बिल आएगा, जी मुझे लगता है कि ध्वनिमत के साथ पारित करने की आवश्यकता है। जी गणेश जी, अगर बात नेशनल हाईवे बिल की मैं करूं जो संसद में पेश किया जा सकता है, जिसको उसके अनुसार खास तौर से जब हाईवे बनाए जाते हैं या कहीं जगह का जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई नेशनल प्रोजेक्ट आते हैं, राज्य सरकारों का उसमें जितना सार्थक सहयोग चाहिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ अड़चने होती हैं। और जो जमीन का अधिग्रहण का काम है, ये थोड़ा सा कठिन काम तो है, लेकिन कठिन काम अगर राष्ट्रीय हित के साथ है तो उसको पूरा कराने का भी काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो विधेयक आएगा ये बहुत ही काफी लोगों को राहत और सहयोग प्रदान करेगा। और इससे मुझे लगता है कि जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसमें राज्य सरकारें भी सक्रिय होंगी और जो जमीनदाता हैं उनसे भी बातचीत करके उनको वैकल्पिक सहायता क्या की जा सकती है, उस दिशा में भी विचार मुझे लगता है इस विधेयक पर होगा। जी गणेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकसभा सांसद गणेश सिंह जी, जो हमें बता रहे थे कि संसद का शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, वो कामकाज को लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारी है और किस प्रकार से संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, क्या उम्मीदें हैं। बहरहाल बात उम्मीदों की है तो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी हैं। रामनारायण श्रीवास्तव जी, अगर बात उम्मीदों की जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र से बहुत उम्मीदें हैं। 10 महत्वपूर्ण विधेयक, अगर प्राथमिकता की बात करूं तो बात चाहे ऊर्जा की हो, शिक्षा की हो या नेशनल हाईवे की हो, आप कैसे देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र को? देखिए, संसद का कोई भी सत्र हो, हर सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो विधायी कामकाज होता है वो देश को आगे ले जाने वाला होता है। देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कामकाज होता है। हमेशा आगे बढ़ने वाला काम हर सत्र में लेकर आया सरकार लेके आती है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से विपक्ष का जो रवैया है और जो उसका संसद सत्र को लेकर के जो अपना जो उद्देश्य रहता है वो बदल गया है। केवल हंगामा करने से आप सरकार को नहीं घेर सकते हैं, हंगामा करके आप मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, नहीं हंगामा करके आप मुद्दों को हल कर सकते हैं। ऐसे में सरकार ने के ऊपर आरोप लगता रहता था कि सरकार के पास कामकाज नहीं है, इसलिए इस सत्र में वो जल्दबाजी कर रही है। इस बार सरकार ने साफ कर दिया, देखिए हमारे पास कितना कामकाज है, कितने महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वो सब कुछ आप आइए हम चर्चा करें, आगे बढ़ें। अब विपक्ष को ये तय करना होगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक जो सरकार पहले बता चुकी है उस पर उसे चर्चा करनी है, किस तरह आगे बढ़ना, अपने विचार रखने हैं, कहाँ क्या कमी है उनको सामने लाना, क्या सुधार करना है, क्या सकारात्मक हो सकता है, इसको लेके आना है। तो सरकार ने अपना साफ कर दिया है कि ये आरोप रखते थे कि एजेंडा नहीं है, वो एजेंडा हमारे पास है। अब आपको उस पर आइए बात करेंगे और आपके भी जो बहस के मुद्दे हैं उनको भी चर्चा में लेके आएंगे। तो अब गेंद विपक्ष के पाले में पूरी तरह आ गई है और सरकार के एजेंडे में जो बिल है इस बार के वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। केवल इस दृष्टि नहीं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हित में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम जीरो कार्बन उत्सर्जन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में हमको ऊर्जा के उन स्रोतों की तरफ जाना है जिसमें हमको कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसका एक सबसे बड़ा वो है परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा के लिए अभी तक आम देश में क्या था कि सरकारी एजेंसियां परमाणु बिजली का लगाती थी, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करती थी। लेकिन इस विधेयक के जरिए सरकार ने निजी क्षेत्र को भी इसमें आगे आने को कहा है कि वो निवेश करे और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग करे। और इसमें केवल निजी क्षेत्र नहीं, देश और विदेश की कोई भी निजी कंपनियां इसमें आगे आ सकती हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में होता है। भारत भी उस देश में आगे आया है। तो जो पर्यावरण को लेकर के जो पूरी दुनिया चिंता कर रही है उसमें जीरो कार्बन उत्सर्जन का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जब हमारे ये पावर जनरेशन अधिकतम उन स्रोतों से होगी जिनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को सुधारेंगे। और जो ग्लोबल साउथ के एक जो इंडिया लीड कर रही है
उसमें इन कदमों से वो उसमें और आगे बढ़ेगा और एक नेतृत्व प्रदान करेगा। जी, और जो उच्च शिक्षा आयोग विधेयक है जिसको लेकर चर्चा है कि इसको भी सरकार की ओर से पेश किया जा सकता है, इस पे भी चर्चा सदन में हो सकती है, इसे आप कैसे देखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये विधेयक? देखिए, अभी हम देख रहे हैं हायर एजुकेशन में क्षेत्र में हमको कई बार सामना करना पड़ता पलायन का, लोग बाहर पढ़ने जाते लौट के नहीं आते। लेकिन इस सरकार ने शुरू से जो किया कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको हिंदुस्तान में ही रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों हमने देखा विदेश की कई विश्वविद्यालय जो नामी गिरामी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपने कैंपस भारत में खोले हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आना है, तो हायर एजुकेशन क्षेत्र में आपको बड़ा बदलाव लाना है, अपने लोगों को उन्नत शिक्षा देनी है, आधुनिक शिक्षा देनी है, तो उसके लिए आपको कई बदलाव भी करने पड़ेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटियों को लाने के लिए आपको मौका देने पड़ेंगे, उनकी सहूलियत देनी पड़ेगी, और छात्रों को विदेशी छात्र जो हिंदुस्तान में पढ़ने आएंगे तो वो उस स्तर से हमारे छात्रों को भी प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ज्ञान और विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें हम कहाँ कम्पीट कर पा रहे हैं। तो अभी केवल हम शिक्षा और नौकरी पर सीमित हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक पुरस्कार जब दुनिया में बढ़ते हैं तो यूरोप के, अमेरिका के या आपके अन्य देशों के जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक रिसर्च में आगे रहते हैं, हम उससे पीछे हैं, जबकि हम पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर नहीं हैं, हमारी मेधा बहुत ज़्यादा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन बढ़ेगा, शिक्षा का क्षेत्र खुलेगा हायर एजुकेशन का, तो निश्चित तौर पर हम अपने जो भारत का कहते हैं विश्व गुरु ज्ञान में वो भी आगे बढ़ेगा, रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे, और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है उसको हम हिंदुस्तान में लाएंगे, और पूरी दुनिया के लोग जो कभी नालंदा और तक्षशिला पढ़ने आते थे वो हिंदुस्तान में पढ़ने आएंगे, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है ऊर्जा और शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर विषय रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है। रामनारायण जी, राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर भी काफी काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब सरकार इस तरह का एक विधेयक लेके आ रही है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो राज्य सरकार की प्राथमिकता हैं वो स्पष्ट रही हैं। उन्होंने कहा जितना ज़्यादा हम अच्छे सड़क बनाएंगे, जितना अच्छा हमारा परिवहन होगा, हमारे व्यापार, हमारा आवागमन सब सुलभ होगा, न केवल हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को कम कर सकेंगे बल्कि और तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। तो जो राजमार्गों का जाल हिंदुस्तान में फैला हुआ है उसको अभी और ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि हमको उन क्षेत्रों तक पहुंच बनानी जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम शहरों से बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सकें, आवाजाही कर सकें, ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें हो रही हैं वो जल्दी शहरों में पहुंच सकें। तो इसके लिए हमें कई बार देखते हैं, कई बार पर्यावरण के मुद्दे आते हैं, ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे आते हैं, राज्य सरकारों के मुद्दे आते हैं, बहुत सारे सामाजिक समस्याएँ आती हैं, बहुत सारे जंगल ज़मीन के मुद्दे आते हैं। उनको हल करने के लिए सरकार एक नए प्रावधान लेके आ रही है कि उनको जितने जल्दी हो सके उनको हल करें, और राजमार्गों की जो तेज़ी से विस्तार की योजना है, जो हमको गति लानी है, पर डे कितने किलोमीटर राजमार्ग बन रहा है उसको और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता वाले राजमार्ग बना रहे हैं। अभी हमने बड़े बड़े शहरों में कनेक्टिविटी की है, छोटे शहरों को जोड़ा है, अब हर गाँव तक राजमार्ग की कनेक्टिविटी होगी। उसके लिए हमको इस विधेयक में जो प्रावधान होंगे, जो निजी जमीन के अधिग्रहण के मुद्दे बहुत सारे हैं जिनके चलते कई राजमार्ग लंबे समय पेंडिंग रहते हैं, वो हल हो सकेंगे। जी, रामनारायण जी, बात अगर संसद के कामकाज की जाए, खासतौर से प्रश्नकाल की बात की जाए या दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों की बात की जाए, देखने में आया मानसून सत्र में जिस तरह से व्यवधान पैदा किया गया कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष के द्वारा, उससे जो उत्पादकता थी संसद की वो प्रभावित हुई। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब प्रश्नकाल वगैरह जैसे जो काल है वो प्रभावित होते हैं, प्रश्नकाल में भी अगर व्यवधान पैदा किया जाता है तो किस तरह एक आम सांसद का जो उसका अधिकार है सवाल पूछने का वो प्रभावित होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी हम जब संसदीय ग्रंथालय में जाते हैं और पढ़ते हैं तो पुरानी बहसों को पढ़ते हैं बहुत सारी, कि किसने कब क्या कहा था। हमारी आने वाली पीढ़ी इन संसद की बहसों देखी तो वह किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, यहाँ तो हंगामा ही होता रहा। बड़े बड़े मुद्दों पर जब हमारे सांसद बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो इतिहास में हम क्या लेके जाएंगे? नई पीढ़ी क्या दिखाएं कि सांसद ने पिछले 10 साल में कितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद ने बिल पारित किए, लेकिन बोले कौन, कितना बोले, क्या बोले, ये दिखेगा ही नहीं। हम जो अपने प्रोधाओं को पढ़ते हैं, संसदों को, सांसदों को पढ़ते हैं कि उन्होंने कितनी उच्च स्तर की बहस की थी, क्या क्या विचार रखे थे, विचार ही नहीं है, क्योंकि संसद नहीं चल रही है, हंगामा हो रहा है, हंगामे बिल पारित हो रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ नहीं आ रही है, बाहर हंगामा और अंदर तो रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। तो हम अपने इतिहास को भी कमज़ोर कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रश्नकाल के मुद्दे होते हैं,
या शून्यकाल के मुद्दे होते हैं, 377 के मुद्दे होते हैं, बहुत सारे विधायी कामकाज होते हैं, तो उसमें जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद चर्चा करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें उभर के सामने आती हैं जो देश की प्रगति को और तेजी से आगे ले जाती हैं। बहुत सारी समस्याओं के समाधान उनमें निकलते हैं और जनता को भी लगता है हमारे मुद्दे उठ रहे हैं और हल भी होते हैं। लेकिन जब संसद नहीं चलती, व्यवधान होता है, तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाला काम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जनता भी उनको नकार देती है कि ऐसी संसद हमें नहीं चाहिए, ऐसे सांसद नहीं चाहिए हमको। और बाद में चुनाव हार जाते, दो से एक दूसरे को देते हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अपने आचरण क्या है उन पर कोई ध्यान नहीं देता है कि हमने सांसद बनकर के क्या किया है। जी, आपने चुनाव की बात की, तो जिस तरह का जनादेश बिहार का आया है, आपको लगता है कि शीतकालीन सत्र पे उसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो सवाल उठ रहा था पिछले सत्र में भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर, ऐसा ही बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे थे। जो शुरुआत की थी पहले वोट चोरी, बहुत सारी बातें आई थी, संवैधानिक किताबों को लेकर जो बातें होती थी, तो उनमें अब सवाल साफ कर दिया है कि जनता कहाँ है, जनता विकास के साथ है, जनता उनके साथ नहीं है जो केवल बातें करते हैं। जनता को चाहिए कौन हमको वादे नहीं कर रहा बल्कि चीज़ें मुहैया करा रहा है। डिलीवरी सिस्टम किसका है कि बातों का नहीं, सवाल उठानी, उंगली उठानी, सिर्फ कमी निकालनी, इसको नहीं जनता पसंद नहीं करती। वो चाहती है हमें सार्थकता क्या है, क्या हमको हो रहा है। तो वादे करने में आप कुछ ही वादे कर सकते हैं, लेकिन पूरे क्या हो सकते हैं और पूरे क्या हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस सत्र में भी वही बात होगी। चुनावी जो बिहार के चुनाव हुए हैं या आने वाले चुनाव हैं, उनको लेकर फिर से हंगामा होगा, तय है। विपक्ष सवाल उठाएगा, कटघरे में खड़ा कर सरकार को, और एक बार निश्चित रूप से विपक्ष ने जो अभी तक बातें कही, जो नेता कह रहे हैं कि चुनाव पर सवाल उठाएंगे, तो फिर वही गलती वो करेंगे कि हम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोकतंत्र को अपने आप कमजोर करते हैं, संविधान को कमजोर करते हैं, क्योंकि संविधान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, संविधान से ही संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होती है। तो हमको उस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी अलग अलग मंचों से इस बात को कहा है कि संसद में चर्चा हो, संवाद हो, क्योंकि संसद का जो मंच है वो चर्चा और संवाद के लिए है। और सरकार भी अपनी तरफ से हर बार कहती है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन व्यवधान पैदा ना किया जाए, जाहिर सी बात है। और इसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है रामनारायण जी, जिसमें आम सहमति के साथ संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, इसकी पे चर्चा होगी। आप कैसे देखते हैं सर्वदलीय बैठक की पहल को? देखिए, हर सत्र के पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है और विपक्ष से आग्रह करती है आपके जो मुद्दे हैं उनको भी मिलेंगे, सरकार का जो एजेंडा है उसको भी रखिए और एक सकारात्मक ढंग से समर्थन कीजिए। आप जो विरोध का विरोध भी कीजिए और सत्रों आगे चलने दीजिए। बीएससी की मीटिंग्स में हम तय करेंगे हर रोज़ हर हफ्ते क्या एजेंडा रखना है, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें विवाद होते हैं, लोग सहमत बिताते हैं, लेकिन बाद में जब सत्र होता है तो वो जो वादे किए होते हैं, जो सहमत बनी होती है, वो बिखर जाती है। इस बार जो शीतकालीन सत्र के पहले सरकार ने बैठक बुलाई है, उसके पहले सरकार ने अपना का एजेंडा साफ कर दिया कि ये बिल हैं 10, ये सब्जेक्ट्स हैं, इस पर हम लेके आ रहे हैं। तो विपक्ष के सामने एजेंडा हो, सरकार क्या करने जा रही है। अब विपक्ष को बताना हो सरकार को कि हमें क्या क्या विषय उठाने हैं, किन पे हमें चर्चा करनी है, वो रखेंगे। सरकार एजेंडा साफ है, तो इस पर टकराव की एक संभावना बनती थी, सरकार ने उससे भी कम कर दिया है। अब विपक्ष के पाले में कहते हैं वो तय करना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये सत्र बिजनेस के साथ देखा जाए तो पूरक अनुदान मांगों को लेकर महत्वपूर्ण होता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आती हैं, जो हमारे जो बजट आता है, बजट पारित होने के बाद जो कामकाज चलता है विभिन्न मंत्रालयों का, उसके बाद जो किस मंत्रालय को कितनी ज़रूरत है, क्या है, वो इस सत्र में सरकार देती है, जिससे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में है पूरा काम करना, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। जी रामनारायण जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन जी का ये पहला सत्र होगा सभापति के रूप में, देश को उपराष्ट्रपति चुने गए सितंबर में। आप कैसे देखते हो, क्योंकि उन्होंने खुद कोशिश की कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, सभी दलों के नेताओं से संवाद किया, चर्चा की, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो 2 बार सांसद रह चुके हैं जी। उनको संसद का अनुभव है, वो राज्यपाल रहे हैं, विधायिका का उनको अनुभव है, बहुत सारी चीज़ अनुभव है, उनको जानते हैं कहाँ कैसे क्या व्यवहार करना है। तो एक सांसद जब उपराष्ट्रपति बनने के बाद सभा का संचालन करने आता है तो उसका एक दृष्टिकोण होता है, वो एकदम बदला हुआ होता है कि वो जानता है कि सांसद क्या उठाना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, किसको मौका मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें एक अपने आप बदलाव के रूप में दिखती हैं। और जितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जिस तरह से वो सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से हमें लगता है कि इस सत्र में जो उनका पहला सत्र होगा राज्यसभा का, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सांसदों को
संवाद करने में, सरकार को अपने मुद्दे रखने में, विपक्ष को मुद्दे उठाने में। हाँ, यह अलग बात है कि सरकार और विपक्ष में टकराव में ये उनकी उपराष्ट्रपति बात जी ने को- कहा भी है कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो। बिल्कुल। हमेशा जो सभा का संचालन करते हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति हों, उनकी पूरी कोशिश रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सार्थक पहल हो और आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब ये कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता, कुशलता भी होती है। जी। तो हमें लगता है जिस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी जो कार्य कुशलता है उसका भी एक बार देखने को मिलेगा, किस तरह से सबको साथ लेके चलते हैं, किस तरह से वो सब कन्विंस करते हैं और किन किन लोगों, हर पिछले बेंच के सांसदों को मौका देंगे, ये सब सामने आएगा और बड़ा अच्छा सत्र होने की जी, संभावना है। जाहिर सी बात है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है वो कामकाज की दृष्टि से, विधायिका की दृष्टि से उत्पादकता वाला रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से भी कहा है कि सब मुद्दों पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं और जो कार्यसूची का एजेंडा है वो पहले से ही देश के सामने, सबके सामने रख दिया है। रामनारायण जी, आपने हमसे बात की, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।